हेलो एवरीवन, मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ सीबीएसई क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट हरियर काका, और जिसको लिखा है लेखक मिथिलेश्वर ने। ठीक है। और ये स्टोरी एक ऐसे बुजुर्ग इंसान की है जिसके साथ परिवार ने बहुत अपमानजनक व्यवहार किया, और जो पास के लोग हैं या पास के एक महंत, नाम आएगा अभी अपने चैप्टर के अंदर, की मतलब आसपास के लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, परिवार ने उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। और अंत में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो कुछ बोलता ही नहीं है। ठीक है। उसको लेखक भी उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वो लेखक से भी बात नहीं करता। हम हमारे समाज में देखते हैं कि बुजुर्ग लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं कहते कि, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि सबके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि बुजुर्ग लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे से हम उनके साथ बिहेवियर नहीं करते हैं, जबकि होना चाहिए। और मतलब उनसे बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता है, या उनके पास थोड़ी देर बैठे उनसे पूछे क्या हाल है, कैसे हो आप। तो ये सब इस चैप्टर में बताया जाएगा कि वो जो लेखक है, वो जब उनसे मिलने जाता है तब हरिहर काका की स्थिति क्या होती है, और वो एकदम से मौन क्यों हो जाते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में वो सारा अपने बुजुर्ग इंसान से संबंधित पूरी स्टोरी है, जो कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाती हूँ कि क्या उनके साथ होता है। और फिर एकदम से चुप होने का कारण क्या है, परिवार क्या होता है, ये सारा आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले लेखक होता है। ठीक है। और लेखक है वो हरिहर काका से मिलने के लिए जाता है, और अभी अभी वहां से लौटता है। ठीक है। लेकिन कल भी हरिहर काका लेखक से बात नहीं करते और उसको कुछ भी नहीं बताते। और लेखक बोलता कि आज मैं दोबारा जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बताते। मतलब ऐसा उनको सदमा लगता है, या ऐसा कुछ उनके जीवन में घटित होता है जिसकी वजह से वो, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बिल्कुल भी बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है। तो लेखक उनसे पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है, तब भी वो कुछ नहीं बोलता। लेखक तरह तरीके से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता, सिर्फ गर्दन हिलाता है। तो फिर लेखक उनकी आंखें देखकर समझ सकता है कि इनकी कंडीशन क्या है या किस तरीके से है, ये बात क्यों नहीं करना चाह रहे, क्योंकि लेखक और हरिहर काका दोनों एक अच्छे दोस्त थे। जिन यंत्रणाओं यानी जिन परेशानियों के बीच वो घिरे थे, कौन, हरिहर काका, और जिस मन स्थिति में वो जी रहे थे, उसमें आंखें ही सब कुछ कह देती है। मतलब आंखें ही बता रही थी कि उनको किस तरह की परेशानी है या क्यों नहीं बात कर रहे। वो लेखक अच्छे से सारी बातें समझ जाता है। ठीक है। अब आते हैं अपन सेकंड पैराग्राफ में। हरिहर काका की मन स्थिति। ठीक है। जो मन स्थिति या जिंदगी में उनके साथ जो चल रहा था, मैं बहुत गहरे से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कौन, ये लेखक बता रहे हैं कि हरिहर काका के साथ में किस तरीके से जुड़ा हुआ था। तो ये लेखक बोलता है कि गांव में जिन थोड़े बहुत लोगों को वो जानता था, उनमें से हरिहर काका है वो उनमें से एक थे। तो हरिहर काका के प्रति लेखक का जो लगाव था, या जो लेखक उनसे जो प्यार करता था, उसके वो दो कारण बताता है। ठीक है। तो पहला प्रश्न वैसे अपने यही आएगा कि हरिहर काका की और उसकी दोस्ती कैसे हो जाती है, तो उसमें अपने दो कारण होंगे। तो पहला कारण तो अपन ये यहाँ पे बताएंगे, एक तो हरिहर काका, तो एक बार आप अंडरलाइन कर लीजिए। एक तो यह कि, हाँ, और ये वाला इससे थोड़ा सा, दोनों लाइन पड़ोस में रहते थे, ये भी आप कर सकते हो। और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि बचपन में, ये वाला पूरा। हाँ। तो दो कारण थे। एक कारण तो था कि पहली दोस्ती हरिहर काका से होती है, वो पड़ोस में रहते हैं। दूसरा कारण ये था कि वो लेखक जब छोटे थे तो हरिहर काका उनको गोद में लेके पूरे गांव में उनको घुमाया करते थे। ठीक है। और एक पिता अपने बच्चे से जैसा प्यार करता है, वैसा ही प्यार वो उस लेखक से करते थे। कौन लेखक, प्रेमचंद से। ठीक है। और उसको कंधे पे बैठ के पूरे गांव में घुमाते थे। ये सारी चीजें वो अपन को बताता है, जिसकी वजह से जो लेखक है बचपन में ही हरिहर काका के प्रति आकर्षित हो जाता है, या उनसे लगाव हो जाता है। फिर अपन को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरीके से एक नाव होती है, ठीक है, और वो बीच में फंस जाती है या तूफान में फंस जाती है, तो अब नाव में खड़े लोग चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वहां पे उनकी हेल्प के लिए कोई होता नहीं है, और वो एकदम से नाव को डूबने के अलावा, नाव डूब जाती है और कोई उनके पास कोई चारा नहीं रहता, या अपन कह सकते कोई सेकंड ऑप्शन उनके पास नहीं होता है। अब इसी कंडीशन में या सिचुएशन में हरिहर काका भी फंस जाते हैं। ठीक है। अब उनको भी समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तो सिर्फ मौन रहना ही वो उचित समझते हैं। तो वो किसी से कुछ भी नहीं करते और बिल्कुल मौन रहते, और मौन रहकर ही वो कुछ भी, अगर कोई भी लोग उनसे बात करते तो कुछ भी जवाब नहीं देता, बिल्कुल चुप, एकदम से चुप्पी साध लेते।
फिर है सेकंड अपने पैराग्राफ या सेकंड पेज के अंदर है हरियर काका के बारे में। मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। मतलब हरियर काका की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि करूँ या क्या ना करूँ। और वो गूंगेपन के शिकार हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। हरियर काका इस स्थिति में कैसे आए, उनके साथ क्या हुआ, क्या कारण था जिसकी वजह से ये बिल्कुल चुप हो गए, ये सारी चीजें अपन को लेखक बता रहा है। तो उसमें सबसे मेन जो अपने होता है वो है ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी शब्द को आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। तो ठाकुरबाड़ी के बारे में वो अपन को बताता है। ठाकुरबाड़ी उस गांव के अंदर थी, ठीक है। और ठाकुरबाड़ी में वहां के जो लोग थे उन्होंने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, क्या व्यवहार किया, ये सारी चीजें हमें अभी बताई जाएगी। तो हरियर काका की स्थिति में कैसे आप फंसे, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी के बारे में अपन को बताते हैं। तो जो लेखक का घर था या जो गांव था वो बताते हैं आरई कस्बे। यहाँ पे मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। कितनी किलोमीटर की दूरी पर था? 40 किलोमीटर की दूरी पर था वो। और हसन बाजार बस स्टेशन के पास, ये बस स्टेशन का नाम भी अपन को बताते हैं कि उसके पास था। और ये सब मतलब उसके पास था। और गांव की कुल आबादी मतलब वहां के जो लोग थे वो थे 2,500, 2,500 थे, 2,500 लोग थे। गांव में तीन प्रमुख स्थान, अब देखो तीन प्रमुख स्थान के अंदर सबसे मेन तो था गांव के पश्चिम में, ठीक है, गांव के पश्चिम में पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, ठीक है। एक तो ये आप अंडरलाइन करो, तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना पेड़, और गांव के पूर्व में ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर, ठीक है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते थे, ठीक है। तो तीन चीजें वहां पे कुछ खास थी। एक तो था पश्चिम की तरफ एक बड़ा सा तालाब था, मध्य में बरगद का पुराना पेड़ था, और पूर्व में ठाकुरबाड़ी, ठीक है। ये ठाकुरबाड़ी और हरिहर काका के परिवार, ये दोनों से संबंधित बातें होगी जिसकी वजह से उनकी अंत में जो कंडीशन है या उनकी स्थिति है वो किस तरीके से हो जाती है। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, मतलब ठाकुरबाड़ी कब बनी, कैसे बनी, पहले क्या था, ये सारी चीजें तो गांव में मतलब पूरा उन लोगों को पता नहीं कि मतलब एक्चुअल में क्या चीज थी। तो वहां 2 वर्ष पहले ये स्टोरी में बताते हैं कि 2 वर्ष पहले गांव पूरी तरह बसा। यह है कि वर्ष वो पहले जब ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, मतलब पूरी तरह से सेटल भी नहीं हुआ था। तो एक संत थे, वो कहीं से आए और वहां पे एक झोपड़ी बना के रहने लगे, ठीक है। और पूजा पाठ की भावना लोगों में जागृत करते, मतलब भगवान के प्रति लोगों को आकर्षित करते कि भगवान का नाम लेना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो लोगों में आसक्ति पैदा हुई भगवान के प्रति, सब लोग वो उनकी तरफ ध्यान देने लगे। और बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुरबाड़ी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। लोगों से, आस पड़ोस के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया और छोटा सा मंदिर बनवा दिया। पहले तो ये ठाकुरबाड़ी बहुत ज्यादा छोटी सी थी। पहले एक मतलब झोपड़ी बनाई गई, उसके बाद फिर चंदा इकट्ठा किया गया, और चंदा इकट्ठा करके फिर वो एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, ठीक है। अब मंदिर बनाने के बाद अब लोग आते हैं वहां पे, लोगों की आस्था थी और भगवान के प्रति उनको लगता कि हम अगर भगवान से ये प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ठाकुरबाड़ी में मनोती मनाते, मनोती यानी वो कुछ इच्छा रखते भगवान से कि भगवान हमारा ये काम करेंगे। तो अगर देखो पुत्र, किसी के कोई पुत्र होता, मुकदमे का कोई मामला होता, अगर वो सही हो जाता, अगर लड़की की शादी करवानी होती, या फिर अपन कह सकते हैं लड़की की शादी के अलावा और कोई लड़के की नौकरी लग जाती है, तो इस तरह की जो भी बातें होती थी और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती थी, तो फिर वो ठाकुर बारे में कुछ चढ़ावा करते थे। कुछ रुपए चढ़ा देते थे या फिर गहने चढ़ा देते थे। और जब इनके खेतों की फसल तैयार होती थी तब वो खेतों में अनाज है तो वो भी ठाकुर बाड़ी के वहां पे चढ़ाते थे। तो बहुत सारी चीजें वो वहां पे चढ़ाते थे। तो फिर यहाँ पे तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है कि ठाकुरबाड़ी इस तरीके से विकसित होती गई, मतलब बड़ी होती गई। गांव की बाकी चीजें उसमें नहीं बढ़ी, लेकिन सबसे मेन ठाकुरबाड़ी के विस्तार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ठाकुरबाड़ी का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। देखो पहले क्या था, एक छोटी सी झोपड़ी,
झोपड़ी से एक मंदिर बनता है, और मंदिर के बाद उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्र है वो ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अभी क्या कहा था मैंने, मनोती मांगते, मनोती मांगते, तो जैसे ही उनकी इच्छा पूरी होती है, रुपए पैसे या जो भी चढ़ाते, जेवर चढ़ाते, और कुछ कुछ लोग जमीन का टुकड़ा भी उसके नाम कर देते। मतलब होता है लोगों के पास बहुत सारी जमीन होगी तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो दे देते। तो उनके लिए तो थोड़ा थोड़ा था, लेकिन ठाकुर बाड़ी के में तो बहुत सारा बढ़ने लग गया ना। तो ठाकुर बाड़ी के नाम पर अब 20 बीघा खेत थे। देखो पहले कितना था, एक छोटी सी झोपड़ी, और अब वहां पे उनके 20 बीघा खेत बन जाता है। बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा हो जाता है। तो धार्मिक लोग, अब देखो, ये ठाकुर बाड़ी का बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब ठाकुर बाड़ी की सेवा या देख रेख का संचालन, देख रेख की जिम्मेदारी एक इंसान के हवाले थी, जिसको इसमें कहा गया था महंत। ठीक है। तो ठाकुर बाड़ी की जिम्मेदारी हो गई थी, महंत के पास हो गई थी। और पुजारी भी नियुक्त कर दिए गए थे, कुछ लोग। तो ये जो महंत है, ये देखना अपनी स्टोरी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, एक तो परिवार के सदस्य और एक ये चैप्टर में। ठाकुर बाड़ी का काम लोगों को अंदर ठाकुर बाड़ी के प्रति भक्ति भावना जागृत करना था। क्या काम होता है कि मंदिर है, अगर कोई पुजारी है या पंडित है, तो उसका काम क्या होता है, भगवान की अच्छे से पूजा करना और लोगों में धर्म के प्रति आकर्षण पैदा करना। ठीक है, या भक्ति भावना पैदा करना, धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना। ठीक है। फिर ठाकुर बाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती थी, लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे और वहां पे रहते थे। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता, बाढ़ मतलब या तो बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाती या बहुत ज्यादा कम बारिश होती, तो ठाकुर बाड़ी के अहाते में तंबू लगाकर, वो तंबू लोग है बड़ा सा टेंट कर लेते थे, और फिर वहां पे भगवान का भजन कीर्तन होता था। लोग और ठाकुर बाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन करते थे, पूजा पाठ करते थे। अखंड का मतलब वही दीपक जला लेते थे और उसको कंटिन्यू चालू रखते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुर बाड़ी से होती थी। चाहे कोई भी फंक्शन हो, कहाँ पे अपन को सबसे पहले कहाँ जाके सेलिब्रेट करना होता था, ठाकुर बाड़ी के अंदर। चाहे जन्म हो किसी का, शादी हो, जनेऊ हो, या वस्त्र, जनेऊ हो, पर्व त्योहार की शुरुआत वहीं से होती थी। तो जैसे ही ये सारी चीजें होती, तो तुम्हें पता है कि वहां पे फिर वो चढ़ावा होता था, कुछ भी काम वाम होने के। और खलियान के अंदर जैसे ही खेतों में फसल पकती, तो सबसे पहले वहां पे उनको चढ़ाया जाता। अजून निकाल कर, मतलब थोड़ा सा एक हिस्सा है वो ठाकुरबाड़ी के नाम पे निकाल के उसको चढ़ाया जाता। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ था। घनिष्ठ यानी बहुत पक्का संबंध था, बहुत सारे लोग थे वहां पे। मन और तन दोनों स्तर पर था। अब लोग जो भी खेती का काम करते थे, जैसे ही वो खेती से फ्री होते थे, आके ठाकुरबाड़ी में बैठ जाते थे और अपना समय है वो साधु संतों के पास बिताते थे। और ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वो अपने आप को पवित्र मानते थे, और उनको लगता था कि मेरा हमारे जो पाप है वो धुल जाएंगे ठाकुर बाड़ी में आने के बाद। मतलब लोगों का, बहुत सारे लोगों का मानना होता है ना कि जैसे मंदिर में जाते हैं तो ये सब हो जाता है, लेकिन मंदिर में जाने पे एक आत्मिक शांति जरूर मिलती है, सुकून मिलता है हम लोगों को। पर ऐसा कुछ नहीं कि हम पूरे टाइम पे बहुत बुरा काम करते रहे, लोगों को परेशान करते रहे, और फिर हम सोचे कि वहां पे जाने से हमारे सभी पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एक आत्मिक शांति जरूर मिलती है वहां जाने पे। फिर है परिस्थिति बस। अब कंडीशन या सिचुएशन ऐसी बनती है कि हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था। अब बंद क्यों किया था, इसको अंडरलाइन कर लो। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया था, इस बंद करने का कारण क्या था, वो अपन को भी बताएंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ, परिस्थिति बस, मतलब ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से बेचारे हरिहर काका, जो ठाकुर बाड़ी के प्रति गहरी आस्था रखते थे, लेकिन अब उन्होंने वहां पे जाना बंद कर दिया था। पहले वो अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे, बहुत बार ठाकुर बाड़ी में जाते थे, लेकिन वहां साधु संत, लेकिन ये लेखक कहता है कि मैं भी वहां जाता था, लेकिन वहां के जो साधु संत थे वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। ठाकुर बाड़ी को भोग लगाने के नाम पर दोनों वक्त वहां पे लोग हलवा पूड़ी खाते और आराम से पड़े रहते, और उन्हें अगर कुछ आता था तो सिर्फ बात बनाना आता था। लेखक को इसलिए अच्छा नहीं लगता था वहां पे जाना, क्योंकि वो जो ठाकुर बाड़ी के लोग थे, या जो पंडित थे, या बहुत सारे लोग, ऐसा तो है नहीं कि पंडित तो कोई होंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो वो लोग फालतू बस खाया पिया ऐसा काम करते थे और फालतू की बातें करते थे, तो लेखक को बिल्कुल पसंद नहीं था वहां पे जाना। हरिहर काका के 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई थे।
और सबकी शादी हो गई थी। हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे भी थे। जो बड़े वाला भाई था उसके तो दो बड़े बड़े बच्चे थे, लड़के थे, और उनकी शादी भी हो जाती है। तो उनके घर में जो स्त्रियां थी उनकी संख्या 5 हो जाती है, आगे अपन को बताया जाएगा। तो उनकी शादी हो गई थी। अब हरियर काका ने शादियां तो दो की थी। पहली शादी करते हैं, पत्नी खत्म हो जाती है, दूसरी शादी करते हैं, फिर पत्नी खत्म हो जाती है। तो लोग उनको कहते हैं कि और शादी कर लीजिए, तो वो फिर मना कर देते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। और बेचारे ने सोचा कि भाई अब ये जो इतना बड़ा परिवार है, ये भी तो मेरा परिवार है, ये भी तो मेरी देखभाल कर सकते हैं, उसके मन में ऐसा था। लेकिन आगे क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। धार्मिक संस्कारों की वजह से हरियर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान से, प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे, और अपने परिवार के साथ रहने लग जाते। भाइयों के परिवार को ही वो अपना परिवार मान लेते हैं। हरियर काका के परिवार में 60 बीघे जमीन थी। उनके पास कितनी बीघे जमीन थी? 60 बीघे जमीन थी। हर एक बच्चे को अगर अपन उनको बांट दे तो 15-15 बीघा जमीन सबके हिस्से में आ रही थी। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि हरियर काका के पास 15 बीघे जमीन। ठीक है। और शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार में थे। संयुक्त परिवार का मतलब है ज्वाइंट फैमिली में वो सारे लोग रहते थे। और हरियर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी कि हरियर काका की अच्छे से देखभाल करे, उसकी सेवा करे, उसको समय पे खाना दिया जाए। शुरुआत की ये बात जो अपन कर रहे हैं, शुरुआत की, स्टार्टिंग की है। ठीक है, बाद की नहीं है, स्टार्टिंग में। कि पत्नियों को कह दिया गया कि भाई आप अच्छे से देखभाल करना, और हरियर काका को किसी तरह की कमी महसूस नहीं होने देना। लेकिन थोड़े दिन तक करते, लेकिन बाद में उनकी कोई खोज खबर नहीं ली जाती है। और बिल्कुल भी नहीं पूछती है। वो जो उनकी पत्नियां थी वो भी उनको बिल्कुल भी नहीं पूछती। अपने पतियों को तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाती और पंखा भी हिलाती, क्योंकि अपने अभी के टाइम के जैसे जरूरी नहीं कि वहां पे लाइट वगैरह थी या फैन वगैरह थे। तो ऐसे छोटा सा कोई पंखा था, उसको ऐसे करती और उसको आराम से अपने पतियों को खाना खिलाती। और हरीर काका को मिलता रूखा सूखा खाना। ठीक है, जो भी बच जाता वो उसको दे दिया जाता। और अगर कभी हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। और हरियर काका के रहने के लिए वहां पे जो घर के पास के रूम नहीं थे, बिल्कुल इस साइड में जो रूम बने हुए थे वहां पे उनको एक कमरा दे दिया गया, जिसको अपन दालान कहेंगे। तो वहीं पे वो पड़े रहते या वहीं पे वो रहते। और तबीयत खराब हो जाती तो उन बेचारों के साथ बहुत बुरा होता। इतने बड़े परिवार के रहते भी कोई उनको पानी देने वाला तक नहीं था। उनको मतलब परिवार में देखो, छोटे बच्चे भी थे, बड़े बच्चे थे, और बड़ा भाई था उनके, तो दो पत्नियां भी थी। तो इतने सारे लोग थे, लेकिन कोई भी उस बेचारे बुजुर्ग इंसान को पूछता भी नहीं है। और वो लोग क्या करते, घर परिवार के लोग सभी अपने अपने काम में बिजी रहते। और बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी, मतलब वो शरारते करते, लड़ाई झगड़े बच्चे आपस में करते। लेकिन हरियर काका के पास जाने के लिए किसी के पास एक थोड़ा भी समय नहीं था। मर्द खेत पर चले जाते, मतलब जो घर के जो लोग थे वो तो घर पे चले जाते, आदमी लोग। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती, और जो लेडीज थी वो भी बिल्कुल बात नहीं करती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरियर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। जो भी काम होता बेचारे हरियर काका खुद ही करते, और कोई उनकी हेल्प नहीं करता था। और अब एक स्टोरी अपन को बता, बीच में क्या होता है। इनके घर में जो बड़ा वाला भाई होता है, हरियर काका को जो बड़ा भाई होता है, वो शहर में बाबू होता है। कलर की मीन्स वो बाबू होता है। और उनका एक दोस्त होता है, वो गांव में आता है, हरियर काका के गांव में दोस्त आता है। तो बहुत अच्छा सा खाना बनाया जाता है, मीठा भी होता है, या अपन कह सकते हैं कि जो सब्जी थी वो भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई जाती है, जिसके अंदर देखो ये अपन को दे रखा है क्या क्या खाना बनता है उनके घर में। ये रहा, चटनी, रायता, और 2-3 तरह की सब्जियां थी। अब हरियर काका बुजुर्ग इंसान थे, बेचारे को लगा कि जब खाना बन जाएगा सब लोग खाएंगे, मेरे को भी खाना मिलेगा। तो वो सुबह से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सब लोग, वो जो बाबू आया था शहर से, वो भी खाना खा के चला जाता, घर के सारे जो सदस्य हैं वो भी खाना खा लेते हैं। लेकिन हरियर काका को कोई नहीं पूछता, और उसके जो भाई है वो भी आते हैं, खाना खाते हैं, और खेतों में चले जाते हैं। अब हरियर काका इंतजार करते 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 अब हो जाती है शाम। तो फिर उसको खाना मिलता है, रूखा सूखा जो भी घर में बचा हुआ खाना था, तो वो सब उनको मिलता है। उनको कोई पूछने तक नहीं आया। इन तीनों भाई भी खाना खाकर खलिहान चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं।
और दवनी हो रही थी मतलब वो खेतों में जो फसल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई होती है, तो खेतों की कटाई हो रही थी। और वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरियर काका को तो पहले ही खिला दिया होगा। भाइयों को तो ऐसा ही लगता है कि भाई हरियर काका को तो खिला दिया होगा। अंत में हरियर काका स्वयं दालान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश करते हैं, हवेली के अंदर वो आ जाते हैं। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने उन्हें रूखा सूखा खाना उसको दे दिया जाता है। और उन्हें थाली उठाकर, अब देखो हरियर काका को बेचारे को गुस्सा आता है कि सुबह से इंतजार कर रहे थे कि अच्छा खाना मिलेगा, ये सब होगा, लेकिन उनको कोई अच्छा खाना नहीं मिलता, रूखा सूखा खाना को मिला है। तो वो उसको थाली को फेंक देते हैं और एकदम से गुस्सा आता है उनको, और थाली के फेंकने से एकदम से आवाज आने लगती है। तो हरियर काका गरजते हुए हवेली के दालान की ओर चल पड़ते हैं। अब देखो, अब थाली को जब फेंकते हैं तो थाली की आवाज आती है तो आसपास के लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है और वो गुस्सा करता है। और वहां मेरे फिर वो अब लेक्चर देना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है कि मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। मतलब उनको लगता है, पतियों को तो ऐसा ही लग रहा था कि ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो वो उनको समझाता है कि तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग मुफ्त में खिलाती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अपने मन से, अपने दिमाग से तुम ये बात निकाल देना, मेरे हिस्से की खेत की पैदावार इसी घर में आती है। अब देखो 15 बीघा जमीन थी तो पैदावार तो होती थी, वो तो उसी के घर में आती थी। इसी उसमें तो दो चार नौकर रख लूं कि ऐसा है ना, मेरी जमीन के जो हिस्से में जो भी जब तुम लोग बेचते हो फसल वगैरह तो बहुत सारे पैसे भी आते हैं, और इतने पैसों में तो मैं नौकर भी रख सकता हूँ। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, वो अपने आप को बताता कि मैं अनाथ नहीं हूँ, ना ही मैं बेसहारा हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज करते हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। इस तरह की बात करके एकदम से हरियर काका गुस्से में वहां से बाहर निकल जाते। ठीक है। हरियर काका जिस वक्त बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बारी के पुजारी, ये सारी बातें वो ठाकुर बारी का पुजारी सुन लेता है। और अ, साकिर लेने, वो वार्षिक हुमार लेने के लिए घी और शकील लेने आए थे। जो हवन सामग्री वगैरह है या जो भी चीजें हैं उसको लेने के लिए वो वहां पे आ जाते हैं, और लौट कर सारी बातें बता देते हैं। जो वहां पे जो साधु लोग आए हुए होते हैं, या अपन उनको पंडित कहते हैं, वो इनको सारी बातें पता चल जाती है। और वो जाके महंत को ये सारी बातें बता देते कि हरियर काका के घर में ऐसा ऐसा कुछ मैंने सुना और ऐसा ऐसा कुछ होता है। फिर उसके बाद महंत फटाफट से तैयार होता है, टीका तिलक और लगाया, और कंधे पर राम नामी लिखित चादर, ये एक बार अंडरलाइन कर लो आप। टीका वो तैयार होता है तो किस तरीके से टीका लगाया उसने, और तिलक लगाया, और फिर कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी में चल पड़े। ठीक है। अब संयोग ऐसा था, उसका लक ऐसा था कि हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हरिहर काका गुस्से में होके घर से तो बाहर निकल गए थे, है ना, तो रास्ते में मिल गए थे। और गुस्से में घर से निकल वह खलियान खलियान की ओर जा रहे थे, मतलब खेतों की ओर जा रहे थे। लेकिन महंत जी उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया, वो नहीं जाने देते हैं खेतों की तरफ। और लेकिन महंत जी उन्हें खलियान की तरफ नहीं जाने देते, अपने साथ ठाकुर बाड़ी ले आते। वो ठाकुर बाड़ी लेके आते हैं और फिर उनको एक कमरे में बिठाया जाता है और प्यार से समझाते हैं। आगे प्रश्न बनेगा कि वो मतलब हरियर काका को प्यार से क्या समझाते हैं। तो वो उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, उनको दिमाग को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या बातें बताते हैं इसमें देखिए। ये बताते हैं कि उसको बिठाते, एकांत कमरे में बिठा देते हैं, खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, यानी अपने कोई सगे नहीं है, सब क्या है, माया मोह है, बंधन है, और तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, यानी धार्मिक इंसान है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंसे, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि तुम इस पारिवारिक लफड़े में कैसे कैसे फंसे हो। सब माया का बंधन है, माया मोह से दिखाता है कि ये कुछ नहीं है, भगवान की तरफ थोड़ा झुको, भगवान में अपना मन लगाओ, इससे सब कुछ अच्छा होगा। और फिर बोलता है पत्नी बेटे भाई बंधु ये सब स्वार्थी है, ये सब थोड़े टाइम का साथ देंगे, और जैसे ही तुम उनको जमीन के लिए मना करोगे ये सब तुमसे अलग हट जाएंगे। ठीक है, जमीन तुम अगर दोगे तब तक ही है ये, और जमीन अगर तुमने देने से मना किया ना तो फिर तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं करेंगे। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई दूसरा अपना नहीं है, पत्नी बेटे भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुम उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं है तुमसे, उस दिन वो तुम्हें
बाहर निकाल देंगे और या पूछेंगे भी नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी से प्रेम मत लगाओ, कि तुम प्रेम किससे करो, ईश्वर से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, और ये इस तरह के लोभ या लालच में तुम मत फंसो। ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन करता है। कौन करता है? महन उसको कमरे में बिठा के प्यार से समझाता है, और फिर ये बोलता है कि है ना, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और तुम अपने हिस्से की जो भी खेत है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, ठीक है। सीधे बैकुंठ को प्राप्त होगे, मतलब सीधे ही तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे, और तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। मतलब तुम्हें याद किया जाएगा, और तुम्हारे ये जीवन का महादान होगा। ठीक है, क्या होगा महादान? जब 15 बीघा जमीन तुम ठाकुर बाड़ी के नाम कर दोगे, और अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, सब लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, आरती में तुम्हारा नाम बोला जाएगा। ये इस तरह से सारी बातें उसको बोल बोल के उसके दिमाग को परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। अब देखो, यहाँ तक तो उसको, हरिहर काका को समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है, या ये मुझे क्या, उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो महंत हमें समझा रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है। उसको सारी बातें उसके दिमाग में जाती है धीरे धीरे। और फिर वो वापस थोड़ा थोड़ा बोलता रहता है कि पत्नियां तो तुम्हारी अकाल मृत्यु को हो गई, और तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा, अपना ये जन्म तुम अकारण क्यों व्यर्थ कर रहे हो, ठाकुर बाड़ी के नाम जमीन कर दो, तो परलोक में जाओगे तुम, ठीक है। ये सारी बातें कह के उसके मन को परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है, उसको हृदय को परिवर्तित करने की वो हर तरह से प्रयास करता है। हरियर देर तक महंत की बातें सुनते रहे, ठीक है। तो ये बेटा देखो, जो दो मैंने पेज आपको पढ़ाए हैं इसमें वर्ड टू वर्ड एक बार थोड़ा सा मैंने समझाया है, लेकिन स्टोरी मोस्टली यही होती है कि किस तरीके से हरियर काका की चुप रहने का कारण क्या होता है। गांव में ठाकुरबाड़ी होती है, महंत होता है, और भाई उसके साथ या परिवार के अन्य लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो अब हरियर काका देर तक महंत की बातें सुन रहे हैं, अच्छे से सुनते रहते हैं। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, उसको मन में लग रहा है कि जो महंत जी बोले जा रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है। कौन किसका है, 15 बीघे खेती की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी, वो सोचे जा रहा मन में। उनके जीवन में तो ये स्थिति, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प लिए जाएंगे, ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग याद रखेंगे। मन में सोचे जा रहे कि भाइयों को दूंगा तो क्या है, जमीन ले लेंगे, उसके बाद वो कुछ नहीं कहेंगे, इससे अच्छा कि ठाकुरबाड़ी के नाम करूंगा तो लोग मुझे याद रखेंगे। लेकिन ये सोचते हुए भी हरियर काका का मुंह नहीं खुला, और भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में दूं तो उनके साथ धोखा होगा। देखो बेचारा बुजुर्ग इंसान है, फिर भी सोचे जा रहा है अपने भाइयों के प्रति, जो कि उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, फिर भी वो अपने परिवार के बारे में इतना कुछ सोचे जा रहा है। अब आगे बात होती है, अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए, प्रतिक्रिया मतलब कि अब ये हरियर काका का मन क्या है, ये अपन को क्या बता रहे हैं, इस चीज को जानने के लिए उनका मन करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। और उन्होंने, ये एक बार प्रतिक्रिया वाला थोड़ा सा अंडरलाइन कर सकते हैं, हरियर काका की ओर देखने लगते हैं। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, किन्होंने, हरिहर काका, लेकिन चेहरे के परिवर्तित भाव को महंत जी अपनी अनुभवी आंखों से समझ जाते हैं। उनके चेहरे के जो जो भाव है, जो चेहरे के बदलता हुआ उनका जो रूप है, वो उसको नजर आ जाता है। अपनी सफलता पर महंत जी को खुशी होती है। उसको तो खुशी होगी ना कि देखो मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ और वे वैसा वैसा ये अगर कर दे तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, मैं जो इसको समझा रहा हूँ ठीक है, वो काम कर रहा है। और फिर इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के दो सेवकों को बुलाता है और आदेश देता है कि साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगा दिए जाए। मतलब उसका मन है कि आज हरियर काका को जाने नहीं दिया जाएगा, बस बिस्तर लगा दिए जाएंगे, ठाकुर बाड़ी में ही वो आराम करेगा। फिर महंत जी के कहने पर जितना समय लगा, और वहां के लोग थे, फटाफट उन्होंने बिस्तर भी लगा दी। और महंत जी, उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरियर के लिए विशिष्ट रूप से भोजन की व्यवस्था की जाए, मतलब कुछ अच्छा अच्छा भोजन उसके लिए बनाया जाए। हरियर काका को महंत की एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी में चहल पहल थी, क्योंकि सब लोगों को तो पता था ना कि ठाकुर बाड़ी में, अब देखो
जब महंत ऐसा कुछ कर रहा है तो बाकी लोगों को तो बिल्कुल पता रहेगा। तो सब लोग एकदम से ऐसे उत्साहित थे कि चलो ठीक है, फटाफट से अगर हरिहर काका मान जाते हैं, जमीन अपने नाम कर देते हैं, तो फिर तो अच्छा ही है। तो सब लोग खुश नजर आ रहे थे और हलचल थी वहां पे। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे, ठीक है, देखो दिन में तो उनको पता नहीं चलता है। अब वो शाम को जब घर में आता है और सारी वो जो बात है उनको सुनने को मिलती है, ऐसा ऐसा हुआ, ये सब हुआ। तो पहले तो वो पत्नियों को डांटने लग जाते हैं, पत्नियों पर खूब बरसे, बोला कि तुम लोगों ने ऐसा किया ये सब बोल के। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए, सोचने लगे कि अब करे तो क्या क्या किया जाए। हालांकि गांव में किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था, गांव के लोगों ने उसको कुछ नहीं कहा था। महंत जी हरिहर काका को क्या क्या समझाया, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। मतलब गांव के लोगों को नहीं पता था कि भाइयों ने क्या कहा या महंत ने क्या कहा। लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन हो उठा। और दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए लोगों को मिल जाती है। हम क्या बातें करते हैं लोग, बस ऐसे थोड़ी थोड़ी सी हवा से, कहते हैं ना कि हवा के भी ऐसे, तो थोड़ी सी जो बातें होती है वो किस तरह से बहुत बड़ी बातें बन जाती है गांव वालों के लिए। उधर शाम को हरिहर काका के भाई खलिहान से, ये मैंने बता दिया आपको कि खलिहान से लौटते किस तरह से उनके साथ क्या बातें होती है। शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच जाते हैं। ठीक है, उन्होंने हरिहर काका को वापस करने के लिए वो बोलते कि आप वहां पे चलिए। और आज हरिहर को, तो फिर वो महंत मना कर देता कि नहीं नहीं, हरिहर को आज यहीं रहने दो। और इसका मन अशांत है, मतलब ये थोड़ा परेशान है, मंदिर में रहेगा, थोड़ा आत्मिक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, तो आज इसको रहने दो, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे, लेकिन वो बोलने लगे कि नहीं नहीं, आपको चलना ही पड़ेगा। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे और वहां उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अब भाई बार बार बोल रहे हैं कि चलो, लेकिन आसपास के लोग हैं और भी बाकी के लोग, वो सब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आज आज यहीं पे उनको रहने दो। ठीक है, तो अब एक बार थोड़ा सा मैं एज समरी जो भी अपन ने पढ़ा उसका मैं बता देती हूँ। स्टार्टिंग में जो लेखक होता है वो हरेर काका से बात करता है, तो वो बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी वो नहीं बोलते हैं और बिल्कुल मौन रहते हैं। फिर हरेर काका के मौन रहने का कारण लेखक को तो थोड़ा पता था, क्योंकि वो सारी बातें उसके साथ शेयर करते थे, एक दूसरे को अपना दोस्त समझते थे। तो हरियर काका उनसे तबीयत का पूछते हैं, हरियर काका से लेकर, तो भी वो कुछ नहीं बताते हैं। फिर वो बताते हैं कि किस तरीके से उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, वो सारी बातें बताते हैं। फिर वो बताता है कि मेरी दोस्ती हरियर काका से होती है क्योंकि हरियर काका मेरे पड़ोस में रहते थे, और दूसरा कारण था कि बचपन में मुझे बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते थे। ठीक है, फिर लेखक अपन को पूरी स्टोरी मतलब बताने से पहले बताता है कि मतलब उसके गांव के बारे में, हरियर काका के गांव के बारे में बताता है, ठाकुरबाड़ी के बारे में बताता है कि ठाकुरबाड़ी क्या होती है। और फिर उस ठाकुरबाड़ी की सेवा के लिए महंत है, किस तरह से वो नियुक्त किए जाते हैं और पुजारी वगैरह होते हैं। और हरिहर काका के साथ पहली बार क्या घटना होती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा आने के फिर वो घर से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं उनको मिल जाता है जो महंत है, और महंत को पहले से उसके जो पुजारी लोग हैं वो उसको सूचना दे देते हैं कि इस तरह से ये घटना हुई है। तो वो पहले से अवेयर हो जाते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं, और अपने साथ ले जाके उसके मतलब मन को चेंज करने का मतलब मस्तिष्क को चेंज करने की प्लानिंग चल रही होती है कि हरीर काका तुम जमीन हमारे नाम कर दो, तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, और सारे लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे, या ठाकुर बाड़ी में आरती के समय तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, तुम सीधा भगवान के वहां पे जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, ऐसी ऐसी बातें करके उसके दिमाग को परिवर्तित करने की कोशिश की जाती है। फिर भाइयों को पता चल जाता है, और भाई है वो फिर उनसे अ, उनको लेने के लिए जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इनको भेज दो। तो फिर वो महंत है वो मना कर देता है कि आज आज इसको सुकून से यहीं पे रहने दो। तो इस तरीके से अपनी स्टोरी में इतना कुछ बताया जाता है। तो बच्चों देखो, मैंने आराम से थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आगे जो नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो इसका नेक्स्ट पेज जो होगा। ठीक है, तब तक ओके, बाय बच्चों।